छत्तीसगढ़ में चुनावी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने इस दौरान कई मोर्चों पर एक साथ हमले किए। उन्होंने मॉब लिंचिंग और तुष्टीकरण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है एक वर्ग विशेष को हिंसा की छूट देना। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के लोगों का नहीं, सिर्फ गांधी परिवार का ख्याल रखा। और मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया, 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया, महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में न दलित खुशहाल है, न आदिवासी खुशहाल है, न ओबीसी खुशहाल है, पिछड़ा भी खुशहाल नहीं है। माताओं बहनों की तो बात ही मत करिए, युवा और किसान भी परेशान है। खुशहाल है तो गांधी परिवार अकेला खुशहाल है और कोई। अमित शाह की सभा के तुरंत बाद कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग पर अमित शाह के बयान को सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताया, तो ये भी भ्रष्टाचार पर ईडी को लेकर उन पर ईडी की स्क्रिप्ट पढ़ने के आरोप लगाए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। अमित शाह भ्रष्टाचार को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजनांदगांव आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। ईडी के रट्टू तोते की भांति ईडी के द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा को देश की सबसे ईमानदार सरकार, देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उसमें सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अभी तक विकास और भ्रष्टाचार को दोनों पार्टियां आमने सामने थी, लेकिन अमित शाह ने मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर ये संकेत दे दिया है कि चुनाव में भी एक बड़ा मसला होगा। देखना ये है कि मुद्दा चुनाव में कितना असर डालता है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। क्या भाजपा को नया चुनावी मंत्र दे गए अमित शाह? मॉब लिंचिंग भी छत्तीसगढ़ में बनेगा क्या चुनावी मुद्दा? शाह का बयान कांग्रेस को क्यों लग रहा भड़काऊ? भाजपा और कांग्रेस किसके राज में आगे बढ़ा छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने आज नामांकन जमा किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तो वहीं कांग्रेस भी उस पर पलटवार करते हुए नजर आई। चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, आज जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने कई मुद्दों पर बयान दिए, कई घोटाले गिनाए, क्या ये कहा जाए कि वो चुनाव का एक नया मंत्र दे करके गए हैं बीजेपी को? चंद्राकर, देखिए दिव्यांशु जी, विभिन्न राज्यों में इसके पहले जो चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये जो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुत्व का या मॉब लिंचिंग का विषय, या तो लगभग सभी अन्य राज्यों में भी दिखाई दिया जी। लेकिन भ्रष्टाचार के मसले के साथ ही साथ इस विषय को भी रखते रहे और प्रतिपक्ष में जो सरकारें, जो पार्टियां रही, जो बाद में सत्ता में आ गई, वो भी भ्रष्टाचार का विषय रखे जी। मूल यहाँ पर अमित शाह जी के लेक्चर में मंडल और कमंडल का दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रश्न यह है कि यह तो एक रैली है, जनता यहाँ पर विमर्श में जब वो बूथ तक जाएंगे तब तक उनका विमर्श क्या बनता है यह महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है दिव्यांशु जी, यहाँ ना तो तुष्टीकरण और ना ही सांप्रदायिक विषयों के ऊपर यहाँ की जनता कभी भी मुहर नहीं लगाई जी। लेकिन एक इमोशनल अपील अमित शाह जी के द्वारा किया गया और वो था खासतौर से साजा से ईश्वर साहू जी को प्रत्याशी बनाए जाने का, जिस ढंग से वो जिक्र किए। तो दूसरे तरफ ब्राह्मण समाज से एकमात्र कैबिनेट मंत्री जिनके यहाँ राजनीतिक विरासत 2 पीढ़ियों का है, 2 क्या आप 3 पीढ़ी कह सकते हैं, बड़े भाई प्रदीप चौबे जी को भी माता जी को छोड़ के, तो वो जो सीट है, लेकिन वहां पर लीड 31,535 मतों का रहा है। उसको किस तरह से पाट पाती है यह काफी दिलचस्प होगा। रही बात साहू प्रत्याशियों का जी, तो देखिए मैं सिर्फ 1 मिनट आज अतिरिक्त लूंगा दिव्यांशु जी। जी, बोलिए। क्योंकि 1918 में जब छत्तीसगढ़ में कर्नल इग्नू सुपरिंटेंडेंट बनकर के आए 1818 में जी, तब यहाँ पहली बार सेंसस हुआ था ठीक। और उस सेंसस में साहू जो मतदाता थे 9.2%। 1931 में जो सेंसस रिपोर्ट आई उसमें साहू मतदाता थे 9.36%। और ये लगभग 15 से 16 फिरके में बटे हुए छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में। और खास तौर से रतनपुर का जो एरिया कहलाता है, जो आज के समय में मैदानी छत्तीसगढ़ है, तो कवर्धा में साहू समाज जो है उनको मनपोता तेली कहा जाता है जी, जो शराब बनाने का काम करते थे, मन बनाने का काम करते थे, इसलिए उनका सरनेम ऐसा पड़ा। दूसरा रंगहा साहू समाज, रंगहा साहू समाज का मतलब है दुबेलिया भी कहते हैं इसे, जो 2 बैलों से घानी का काम किया करते हैं। इनका भी कवर्धा बेल्ट में, राजनांदगांव बेल्ट में बहुलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तासीर रही है यहाँ पर न तो तुष्टीकरण, सामाजिक समरसता के लिए छत्तीसगढ़, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल जी से आगे बढ़े हैं दिग्विजय सिंह तक, सामाजिक समरसता बेमिसाल रही छत्तीसगढ़। चलिए, ठीक है। अभय नारायण जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अभय नारायण जी, आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का जो भाषण है वो इतना भड़काऊ क्यों लगा, बताइए। इसमें क्यों लगा का प्रश्न आपको लगाना नहीं चाहिए दिव्यांशु जी। वो भाषण भड़काऊ ही था। अगर केंद्र का कोई मंत्री आता है, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेता आता है, तो लगातार अखबारों में छपता कि कल अमित शाह आने वाले हैं, कल नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, कल फलाना नेता आने वाला है। तो आदमी उम्मीद करता है कि चुनाव के समय बड़ा नेता आएगा तो कोई बात करेगा कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर कैसी होगी, हम कैसा छत्तीसगढ़ बनाएंगे, हम किस छत्तीसगढ़ की बात करें, या ये बताते कि हमने इन 5 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी योजनाएं लाई हैं। लेकिन अमित शाह का भाषण अमित शाह के अंदाज में था, जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं, जिस रूप में वो पहचाने जाते हैं,
गुजरात के दंगों से निकलकर देश के गृह मंत्री तक पहुंचने वाले लोग आखिर क्या बात करेंगे। खैर वो विषय आज का नहीं है, आज का विषय छत्तीसगढ़ है। गृह मंत्री के रेट में उनका भाषण बहुत आपत्तिजनक था। कांग्रेस इस आपत्ति को चुनाव आयोग में दर्ज भी कराएगी, लेकिन एक बात जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कही कि छत्तीसगढ़ में न तो जातिगत बातें चलेगी जी, न धार्मिक उन्माद चलेगा, न तुष्टीकरण चलेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसी सीटें हैं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी जीतते हैं जिनके वर्ग का 1% 2% वोट भी नहीं होता, लेकिन वो जीत के आते हैं। साहू बाहुल इलाके से ब्राह्मण जीतता है, ब्राह्मण बाहुल इलाके से यादव जीतता है, यादव बाहुल इलाके से साहू जीतता है। छत्तीसगढ़ उन लोगों को चुनता है जो छत्तीसगढ़ की विकास की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल की नाकामियों के बाद, जब 5 साल विपक्ष के रहने के बाद भी कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई, कोई नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई, तो अब वो जातिगत मुद्दे खोज रही है, अवसर में आपदा तलाश रही है। किसी के घर में हत्या हुई, मृत्यु हुई, उस पर न्याय देने का काम कोर्ट का है, अपराध दर्ज करने का काम पुलिस का है जी, संरक्षण उस परिवार को देने का काम सरकार का है। तीनों काम हुए हैं। सरकार ने संरक्षण भी दिया है, पुलिस पे अपराध भी दर्ज हुआ है और कोर्ट में मामला भी चल रहा है। अमित शाह कौन सा न्याय देंगे? तो ये जो बातें हैं, ये चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन है और बीरनपुर की घटना का कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं। बिलासपुर में एक सुशील पाठक पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई थी। वो ब्राह्मण भी थे, पत्रकार भी थे, रमन सिंह की सरकार थी, अमर अग्रवाल मंत्री थे, आज तक हत्यारे का पता नहीं चला। ठीक है, ठीक है। इसका जवाबदार कौन है? उसको न्याय कौन देगा? जी जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए। जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभय नारायण जी बोलते हैं हम लोग जातिगत की राजनीति नहीं करते, अब पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग करने वाली कांग्रेस सरकार है, क्योंकि उसी में तोड़ना। अब अभय जी एक चीज या तो आप बोल दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोले हैं, मैंने चुप रहा है, आप गलत शुरुआत कर रहे हैं। फिर चलिए ठीक है, सुन लीजिए उनकी बात भी सुन लीजिए। जातिगत की मामले की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग चरित्र नहीं हो सकता है। रही बात बीरनपुर में, क्या लिंचिंग की घटना नहीं हुई? एक कांग्रेस का मंत्री वहां देखने नहीं गया, एक युवा लड़के को, साहू लड़के को चाकू गोद गोद के सबके बीच मार दिया गया। न रविंद्र चौबे, न भूपेश बघेल जी, न ताम्रध्वज साहू, किसी के पास समय नहीं था कि उनको देख के आ जाए। लखीमपुरी में घटना घट जाती है तो 50-50 लाख दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक किसान की मृत्यु हो जाती, रायपुर रहे राजधानी में, तो 4 लाख देते हैं। ये तो भूपेश बघेल की चाटुकारिता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है तो 50-50 लाख दे दे। मैं बोल रहा हूं, ये कांग्रेस तो वैसे ही झूठी थी, पूरी तरह ठगती थी और आज भी ठग रही है। राजनांदगांव में उस गिरीश देवांगन को टिकट दे दिए जिसको कोई जानता नहीं, 15 दिन लगेगा अभी उसको जानने में। ये टिकट वितरण में कहते थे कि हम लोग बहुत प्रजातांत्रिक लोग हैं, बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से टिकट वितरण करते हैं। आपके चैनल में ही अभय नारायण जी ने कहा, क्या राजनांदगांव ब्लॉक कमेटी की ओर से गिरीश देवांगन का नाम गया था? क्या जिला स्तर पे गया था? आज उसको टिकट देके राजनांदगांव का अपमान कर दिया गया। एक भी कांग्रेसी इस योग्य नहीं था कि डॉक्टर रमन सिंह के सामने खड़े हो सकते। पिछली बार करुणा शुक्ला, इस बार गिरीश देवांगन, नहीं मालूम अगली बार फिर कहां से बिलासपुर से लाएंगे। तो ये जो कांग्रेस है ना, इसका चरित्र ही ऐसा है, कहता कुछ है करता कुछ है। और मैं बताऊं अभय जी, यदि मुद्दों की बात करूंगा पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपकी असफल सरकार का 3 तारीख को 3 राज्यों से आज बाहर हो रहे हैं और 3 तारीख को हम 3 बार सरकार में थे, हमारी वापसी हो रही है। एक बार रविंद्र जी 3 तारीख को आप लोग बाहर हो जाएंगे। रविंद्र जी एक मिनट, चलिए क्या हुआ या क्या होगा वो एक अलग विषय है, थोड़ा सा विषय से भटक गए हैं, मैं वापस से विषय पे ले आता हूं। अमित शाह जी ने आज जो एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको अक्षरशः पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने इस तरह से कहा है कि भूपेश और गांधी परिवार ने पिज्जा चेन की तरह भ्रष्टाचार की चेन चला रखी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार ला दो तो हम पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप मुझे रविंद्र जी एक बात बताइए, ये जो स्टेटमेंट आया है कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, ये केंद्रीय गृहमंत्री के मुंह से निकले शब्द हैं। क्या इस तरह के शब्द एक केंद्रीय गृहमंत्री को शोभा देते हैं? किसको उल्टा लटकाएंगे और किसको सीधा करेंगे, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। उल्टा भ्रष्टाचारियों को लटकाएंगे,
जो जनता के पैसे को एक राजनीतिक पार्टी के नहीं लिए तो दे रहे हैं। उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, ये कैसा कानून है? कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए ना। तुलना होती, बिल्कुल बिल्कुल कानून का ही राज है। ऐसा नहीं कि कानून का राज कहीं चले जाए। एक बात कही जाती है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने भ्रष्टाचार का मॉडल पूरे देश में किया, आप 2,500 करोड़ का शराब घोटाला करते हैं पीडीएस में, आपको बैठाला किस लिए गया था? एक चारा घोटाला में तो लालू यादव जेल चले गए थे, गोबर का उसका 10 गुना ज्यादा कर लिया। उन्होंने एक तुलना की भाई कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सख्ती से निपट के उन पैसों को, जनता के पैसे को देंगे। ये जब बोलते हैं, इसके पहले भी तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बोलते, तब चर्चा नहीं होती। आज उन्होंने कहा, कड़े शब्दों में कहा कि उल्टा लटका कर लेंगे, मतलब आपसे जनता के पैसे को वसूलेंगे क्योंकि आपने कांग्रेस का एटीएम खोल रखा है। और सच्चाई है, उन्होंने गलत क्या कहा आप बता दीजिए, कितना पैसा कांग्रेस देती है छत्तीसगढ़ को, उसी का नतीजा। नहीं तो कोई गुलाब के फूल बिछाता है क्या 4 किलोमीटर? कोई उत्तर प्रदेश में खुश करने के लिए 50-50 लाख देता है क्या? और छत्तीसगढ़ के कोई किसान मर जाता है उसको 4 लाख देते। तो ये चाटुकारिता अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं और इस पैसे को, जनता के पैसे की बर्बादी को हम आपसे उल्टा लटका कर भी लेने का तात्पर्य है कि आपसे सख्ती से वसूलेंगे। ये तो हमको बोलते रहे कि 15 साल हम भ्रष्टाचारी थे, तो इन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम भ्रष्टाचारी होते तो कांग्रेस गिरफ्तार करती ना। इनके पास सीओडब्ल्यू थी, पुलिसिंग थी, कानून व्यवस्था थी। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए नहीं छोड़ेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा खाया है। ये उसका तात्पर्य वही है। कभी कभी कठोर शब्दों को भी इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। ठीक है, अभय नारायण जी क्या कहेंगे रविंद्र जी की बात पर? देखिए, रविंद्र जी तो केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का बचाव करेंगे क्योंकि वो प्रदेश के प्रवक्ता है और देश के नेता भूल गए जी। शर्म तो आती है देश के जो नेता होके ऐसी बात करते हैं उनके ऊपर। और गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हम सब के मन में उनके प्रति सम्मान है क्योंकि वो इस देश के गृह मंत्री हैं, किसी पार्टी के नहीं। पार्टी के नेता बन के अगर आते हैं तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि हम गृह मंत्री हैं। शब्दों का चयन किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, उनका चयन अच्छा होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार को उल्टा लटका के सीधा कर दें। उनके यहाँ ईडी का छापा था। प्रफुल्ल पटेल को उल्टा लटका के सीधा कर दें, उनके यहाँ भी छापा था। जिनको भाजपा में शामिल करके आपने मंत्री बना दिया है, वॉशिंग मशीन में धो दिया है, कुछ उनको भी उल्टा लटका दे। मैं तो यही कहूंगा, ये जनता की अदालत है। जनता जब उल्टा और सीधा करती है तो 14 सीट आती है। तब 14 सीट गिनना पड़ता है कि कौन कहाँ किस भाग में जीता है। बस्तर साहब, सरगुजा साहब, राजनांदगांव साहब, वो तो त्रिकोणी संघर्ष था, तो जांजगीर, बिलासपुर, बलौदा बाजार में बच गए, नहीं तो कहीं रास्ता नहीं था। तो जब जनता लटकाती है साहब तो उसको डायलॉग नहीं मारना पड़ता, वो अपना मत पेटी का इंतजार करती है। ये अडानी और अंबानी के लोगों की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनेगी। और कोई भी नेता है, चुनाव को आचार संहिता का पालन, आचार संहिता के नाम पे निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर हटाए, एसपी हटाए। आज स्वयं चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और मणिपुर के लिए हम किसको उल्टा लटकाएं, मणिपुर के लिए किसकी सीधी बात करें, ये भी सोचना चाहिए। अमित शाह जी कर्नाटक भी गए थे, अमित शाह जी हिमाचल भी गए थे, पश्चिम बंगाल भी गए थे। वहां की जनता ने किस सरकार को उल्टा किया, किसको सीधा किया, ये पूरी जनता देख रही है। बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का नहीं है, मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल कोई सा भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पे एक छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, चंद्राकर जी, इसी बात पर मैं आपसे भी एक कमेंट चाहूंगा कि जो उल्टा सीधा लटकाने वाली बात हो रही है, आचार संहिता लगी हुई है, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से तो बचना चाहिए था कम से कम। चंद्राकर जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगी, अन्य प्रांतों के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि भाषा काफी तीखी होती जाएगी दिव्यांशु जी। लेकिन जनता इन भाषाओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों का या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का, वो अपने विमर्श में कितना उनको एक्सेप्ट करती है महत्वपूर्ण होता। क्योंकि जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बार वाणी से अगर एग्रेशन निकलता है किसी भी पार्टी की तरफ से, तो जनता उसके ऊपर अपना अभिमत तो विमर्श में बनाती है, चाहे वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर राजनांदगांव सीट की बात आ रही थी, उसके पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आज
इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव जी का आर्टिकल छपा है दिव्यांशु जी, और उसमें वो डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए लिखे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार किए क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है, इसलिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख का एक अलग स्टेटमेंट आया था, वो कहते हैं कि 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक शोषण हुआ है, तो ये आरक्षण के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। तो यहाँ पर अमित शाह जी ये जो सब विषय वस्तु हैं उनको आज की सभा में दोनों को एक कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किए, जनता को मैसेज देने का प्रयास किए। लेकिन गिरीश देवांगन जी की भी बात हुई तो गिरीश देवांगन जी के बारे में ये कहा गया वो कि मैं वहां का भांजा हूं। लेकिन ये देखिए भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल रहा उसमें सबसे ज्यादा टारगेट वो डॉक्टर रमन सिंह जी को किए। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है गिरीश देवांगन जी के साथ भूपेश बघेल जी की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और इस चुनाव में ये काफी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक तरफ विशाल व्यक्तित्व भी है डॉक्टर रमन सिंह जी का। ठीक ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, एक बात और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहकर के गए हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है एक वर्ग विशेष को हिंसा की छूट देना। क्यों भाई वर्ग विशेष को हिंसा की छूट देना? कांग्रेस को अगर वोट जाएगा तो वर्ग विशेष को हिंसा की छूट मिल जाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं इसको पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं लूंगा, मैं छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में इस बात की उल्लेख करूंगा। आपने बीरनपुर में देखा क्या हुआ, कितने दिन तक वहां पुलिस शांत रही। कवर्धा में भगवा ध्वज के मामले पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। हम ये मानते हैं कि यदि तुरंत कार्रवाई होती तो कवर्धा में इतना बड़ा घटना नहीं घटता। छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरह से घटनाएं घटी, एहसास होता है कि एक वर्ग विशेष के लिए सरकार काम करती क्या या उनको छूट देती क्या। अदरवाइज आप कवर्धा की घटना को देखेंगे, छोटी सी घटना थी, कितना बड़ा बना क्योंकि पूरा मौका दिया। तो उन्होंने कहा इस बात को कि एक वर्ग विशेष के लिए सरकार चल रही, क्या सच्चाई भी है। कांग्रेस जब जब आती तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमने इसको देखा हुआ है। और रही बात क्या कहते हैं अभय नारायण जी की, 2-3 बातों का जवाब दे दूं। दूसरों को उपदेश देना बहुत अच्छा होता है अभय जी। कर्नाटक चुनाव की बात कर रहा है, हिमाचल की बोल रहे हैं, वहां तो राहुल गांधी गए भी नहीं थे। अमित शाह जी ना 34 चुनाव में हराए हैं राहुल गांधी जी को, मत भूलिएगा। और रही बात, आप लोगों ने मौत का सौदागर कहा, आप लोगों ने मोदी जी को कहा जहरीला सांप, वो आपको कड़वा नहीं लगता है? जब किसी भ्रष्टाचारी को उल्टा लटका के वापस लूंगा बोलते तकलीफ होते। आपने मोदी जी को नहीं कहा, आप बोल रहे हो हमारे किसी एक राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके प्रधान, तब आप उसको जहरीला सांप बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था क्या? तो अभय जी, शब्दों की मर्यादा भाजपा को मत सिखाइए, आपके इतिहास में जाएंगे ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो वास्तव में है, एक मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक कभी नहीं किया छत्तीसगढ़ में। इसीलिए धर्मांतरण के मामले बढ़े, इसी कारण तुष्टीकरण के मामले बढ़े, इसी कारण वहां ठीक है, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ छोटी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की बाध्यता है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जी। अभय नारायण जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे जी। अभय जी, अमित शाह जी को आज बात करना था कि 9 सांसद उनके छत्तीसगढ़ में हैं, राजनांदगांव में भी उनके सांसद हैं। विकास के कौन कौन से काम आपने छत्तीसगढ़ में इन 5 सालों में किए? क्या बंद ट्रेनें चालू हो जाएंगी, कब चालू होंगी? पूरे जोन की ट्रेनें, पूरे छत्तीसगढ़ की गाड़ियां बंद पड़ी हैं। लेकिन विकास की बात न करके केवल सांप्रदायिकता की बात करना, केवल हिंसा फैलाने की बात करना, ये अच्छा चुनाव आचार संहिता का लक्षण नहीं है। दूसरी बात, क्या रमन सिंह की सीट, राजनांदगांव की सीट सबसे कमजोर सीट है? गिरीश देवांगन के आने से आप इतने कमजोर पड़ गए कि फॉर्म भरने के लिए केंद्रीय नेता को लाना पड़ा। फॉर्म तो बस्तर में भरे जा रहे हैं, 20 सीटों में चुनाव हो रहा है, जाना था बस्तर में फॉर्म भरवाने, रमन सिंह को फॉर्म भरवा रहे हैं। सबसे कमजोर कैंडिडेट, भ्रष्टाचार के प्रतीक, 15 साल की सरकार के मुखिया, जिसको जनता ने नकारा तो जनता उसको भी देख रही है। और ये 2023 में कांग्रेस विकास के मुद्दे पे, 15 साल के कुशासन के मुद्दे पे इनके चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आगे भी हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रविंद्र जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको भ्रष्टाचारी करते विकास का, हम एक बार नहीं 3 बार सरकार में रहे हैं, हमारी कार्यशैली बहुत अच्छी थी। अभय जी, आप एक ही बार आए हैं, मत भूलिए इस बात को। और रही बात, उन्होंने अमित शाह जी ने कहा बीमारू राज्य से हमने विकास के रास्ते पे लाया, आप उसको भूल गए? उन्होंने गिनाया विकास के मामले को, आप सांप्रदायिक बातों को भड़का रहे हैं।
उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था, आज विकासशील राज्य के रूप में, इसको आप भूल गए। उन्होंने और डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे विकास कार्य को गिनाया है जो राजनांदगांव में किया। इसको आप देखेंगे थोड़ी, आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, क्योंकि आप लोग मुद्दा बनाते हैं और आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायत करिए, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, हम रोकने वाले नहीं है। आपको लगता है आपत्ति, बिल्कुल करिए, लेकिन आप सकारात्मक पक्षों को नहीं देखे, नकारात्मक पक्षों को देखे। इसीलिए देश से आज खत्म हो रहा है और इस बार छत्तीसगढ़ से आप लोग बाहर जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव में थे, जहां वो खूब बरसे, खूब गरजे, कांग्रेस को लेकर के खूब उन्होंने बातें कही, तमाम घोटाले गिना दिए और यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को आप वोट दे रहे हैं तो उसका मतलब यह है एक वर्ग विशेष को हिंसा की छूट दे देना। तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी इस पर पलटवार किया, दीपक बैज का भी स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी स्टेटमेंट आया। अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद कितना फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।